Hello, Bacha Party. Welcome to Head Start Education. I am your mentor Aman Singh, and this is part 2 of basic crop practices. As well as we are also going to discuss animal husbandry in this part. So let's start. हाँ, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ी थी 3 क्रॉप प्रैक्टिसेस के बारे में। सबसे पहला था उसमें वेरी गुड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देन उसके बाद हमने पढ़ा था वेरी गुड सोइंग ऑफ सीड। देन हमने पढ़ा था वेरी गुड उसके बाद हमने पढ़ा था वेरी गुड उसके बाद हमने पढ़ा था वेरी गुड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ क्रॉप प्रैक्टिस के बारे में, जिसको हम कहते हैं इरिगेशन। सिंपल शब्दों में बताया जाए तो इरिगेशन का मतलब होता है हमारी क्रॉप को वाटर सप्लाई करना। इरिगेशन इज सप्लाइंग वाटर टू प्लांट्स, मतलब जो हमारी क्रॉप है उसे हम क्या प्रोवाइड करेंगे, उसे हम प्रोवाइड करेंगे वाटर। ठीक है, अब ये वाटर आता कहाँ से है, वाटर के सोर्सेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला सोर्स होता है ऑफ कोर्स पॉन्ड, जिसे हम तालाब कहते हैं। लेक्स, लेक से भी वाटर आता है जिसे हम झील कहते हैं। ऑफ कोर्स रिवर से भी वाटर आता है। इसी तरीके से अंडरग्राउंड वाटर, जो जमीन में से पानी निकलता है, उसे भी हम यूज करते हैं, मतलब ट्यूबवेल्स। तो ये सारे सोर्सेज हैं इरिगेशन के। अब इरिगेशन भी अब पहले जमाने में जो ट्रेडिशनल मेथड थे, मतलब जो पहले जमाने में यूज करते आ रहे हैं हम, ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं इरिगेशन के, वो हैं 4 टाइप्स के। उसमें सबसे पहला है मोट। ये हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस बेसिक बेसिक देखेंगे कि मोट में क्या होता था। एक आदमी कुएं से पानी निकालता था बाल्टी में भर भर के, और उस पानी को नीचे गिरा देता था, और ये पानी बहते हुए पूरे कहाँ चला जाता था, वेरी गुड, पूरे फील्ड में चला जाता था। उसके बाद है ढेकली। इन ढेकली buckets are used and then with the help of rope water is pulled out from the well। मतलब ढेकली में क्या होता है, बकेट का, बाल्टियों का यूज करते हैं और बाल्टी को लटका देते हैं एक रोप की हेल्प से, और ये लकड़ी से सपोर्ट करती है। जब जैसे ही ये बाल्टी क्या हो जाती है, जैसे ही इस बाल्टी का पानी फेंक दिया जाता है, मतलब गिरा दिया जाता है, तो बाल्टी हल्की हो जाती है। ठीक है, और हम इस पत्थर को हटा देते हैं, जिससे ये लकड़ी नीचे चली जाती है और पानी ले आती है। यहाँ से पानी फिर से वापस ऊपर उठा लिया जाता है और फिर ये बाल्टी से नीचे गिरा दिया जाता है। ये प्रोसेस बार बार होता रहता है, इसे हम ढेकली कहते थे। उसके बाद प्रोसेस आता है जिसका नाम है राहत। राहत प्रोसेस में क्या होता था, राहत प्रोसेस में भी एक व्हील होता था। ठीक है, एक पहिया जैसा स्ट्रक्चर होता था जिसपे बकेट्स बांध दी जाती थी। ठीक है, और एक बुल जो होता था वो इधर बंधा होता था और वो सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूमता था। ठीक है, और जब वो गोल गोल घूमता था तो उसके गोल घूमने से ये व्हील भी मूव करता था, और ये बकेट्स क्या करती थी, ये बकेट्स यहाँ से पानी निकाल के लाती थी, किसमें से, कुएं में से, और नीचे गिरा जाती थी, और यहाँ से पानी तैरता हुआ पूरे खेत में चला जाता था। इस प्रोसेस को कहते थे राहत। अब मॉडर्न टाइम में जो प्रोसेसेस यूज करे जाते हैं इरिगेशन में, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर आप लोगों ने अपने गार्डन्स में देखा होगा। स्प्रिंकलर आप लोगों ने पब्लिक गार्डन में यूज होते हुए देखा होगा, या फिर आपके जो स्कूल का जो ग्राउंड होता है उसमें जो घास होती है, उसमें भी किसका यूज करा जाता है, स्प्रिंकलर का यूज करा जाता है। अब स्प्रिंकलर क्या है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन एन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। इसका मतलब है
ये प्रोसेस वहां ज्यादा यूजफुल होता है जहां लैंड जो होता है वो कैसा होता है, अनइवन। अनइवन का मतलब है ऊबड़ खाबड़। मान लो मुझे मेरे पास पाइप यहाँ लगा हुआ है, तो पानी तो नीचे गिर जाएगा, फिर मैं इस पोर्शन में कैसे पानी गिराऊंगा। तो इसीलिए एस तो इसीलिए इस तरीके में स्प्रिंकलर सबसे ज्यादा काम आता है। अब ये वर्क कैसे करता है, इसके अंदर एक रोटेटिंग नोजल होती है, ठीक है, जिसमें से पानी की धार निकलती है। जैसे आपको दिख रहा है, एक ये इधर जा रही है, एक ये इधर जा रही है, और ये नोजल रोटेट करती रहती है। और जब वो रोटेट करती है तो पानी चारों तरफ बूंद बूंद करके, जैसे बारिश होती है उस तरीके से गिरने लगता है। चलिए एक वीडियो देख लेते हैं और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो बच्चों, जैसे आप सभी को दिख रहा है, यहाँ पे एक स्प्रिंकलर का यूज किया जा रहा है एक फॉर्म में। और आप देख रहे हैं ये रोटेटिंग नोजल जो लगी हुई है, ये क्या कर रही है, पानी को पूरे एरिया में स्प्रिंकल कर रही है, मतलब छिड़क रही है। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्रिंकलर वर्क करता है। अब हम पढ़ते हैं एक और तरीके के बारे में, जिस तरीके से हम इरिगेशन करते हैं उसका नाम है पंप सिस्टम। इस पंप सिस्टम में क्या होता है, एक बोरिंग कराई जाती है। बोरिंग मतलब एक पाइप डाला जाता है जमीन के अंदर, और एक मोटर पंप लगा दी जाती है। ये मोटर उस जमीन में से पानी को बाहर खींचती है और बाहर फेंकती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ट्यूबवेल्स की फॉर्म में भी कहते हैं, समरसेबल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी उसी चीज के पार्ट है। और जैसा कि आपको दिख रहा है, ये पानी जब यहाँ पे गिरता है तो धीरे धीरे इन छोटे छोटे नालियों की वजह से तो धीरे धीरे इस एरिया की वजह से होते हुए पानी लैंड में जाता है, और पूरे खेत में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है हम लोगों के पास ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ रूट्स। मतलब जैसे कि मान लो एक पौधा है ये, ठीक है, और ये जमीन है और ये उसकी रूट्स है। तो यहाँ पे एक पाइप डाल दिए जाएंगे। ठीक है, ये पाइप में से पानी बूंद बूंद करके गिरेगा इसकी रूट्स के ऊपर, और बहुत ही धीरे 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 बूंद बूंद करके गिरता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन। आप में से अगर कभी किसी बच्चे के बोतल चढ़ी होगी, ऑफ कोर्स वो एडमिट हुआ होगा, तो क्या बोलते हैं उसे, ड्रिप लगवाएंगे। ड्रिप मतलब क्या होता है, बूंद बूंद करके दवाई गिरेगी। तो इसी को बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। अब एक बार ड्रिप इरिगेशन की वीडियो देख के भी समझ लेते हैं कि वो कैसे वर्क करती है। तो बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है, ड्रिप इरिगेशन में इस तरीके के पाइप्स बिछा दिए जाते हैं पूरे खेत में। अब बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है, और इस तरीके से पानी पूरे प्लांट के पास पहुंच जाता है। आई होप आप सभी को ड्रिप इरिगेशन समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ स्टेप की तरफ, जिसका नाम है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। मतलब जब हमारी फसल उगेगी तो उस फसल के साथ साथ कुछ जंगली पेड़ पौधे भी उग जाएंगे। तो इन पेड़ पौधों से हमारी फसल को बचाने के लिए हमें ये स्टेप लेना होता है। अब इसमें होता क्या है, वीड्स सबसे पहले समझते हैं क्या होते हैं। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो विद द मेन प्लांट। मतलब हमारी फसल के साथ साथ जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग।
और वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम इन वीड्स को, इन जंगली पेड़ पौधों को हटाते हैं, ठीक है, रिमूव करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? उस प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं वीड्स के, वो है जैसे एमरैंथस हो गई, घास हो गई। आपने इस तरीके के पौधे को देखा होगा, सड़क के पास में बगल में उग जाते हैं। इसी तरीके की ये घास देखी होगी आपने, ये भी उग जाती है। तो ये सब क्या है? वीड्स होते हैं, जंगली पेड़ पौधे होते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम इन पेड़ पौधों को हटाते क्यों हैं? तो बेटा, जैसे कि ये जमीन है और ये हमारी क्या है? मेन क्रॉप है। अब मेन क्रॉप की ये रूट्स होंगी और ये रूट्स क्या करेंगी? एब्जॉर्ब करेंगी न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर। लेकिन इसी के साथ एक जंगली पौधा भी उग जाएगा, घास उग जाएगी, और ये घास की भी रूट्स क्या होगी? जमीन में होगी। तो ये घास क्या करेगी? इस पौधे की जो न्यूट्रिएंट्स थे जो ये लेता, उनको खुद एब्जॉर्ब करने लगती है और खुद बड़ी हो जाएगी। ये घास बड़ी हो जाएगी, जबकि ये पौधा की जबकि इस पौधे की हाइट नहीं बढ़ पाएगी, और इसी वजह से हमारी जो क्रॉप है वो क्या रह जाएगी? शॉर्ट पड़ जाएगी और फसल अच्छी नहीं उगेगी। इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि वीड्स को रिमूव कर दिया जाए। अब वीड्स के डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो द डिसएडवांटेज ऑफ वीड इज weeds compete with the main crop for nutrients, space, sunlight and water. Due to weeds, main crops get affected. जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो वीड्स होती है, मतलब जंगली पेड़ पौधे होते हैं, ये हमारी मेन क्रॉप, हमारी फसल का क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट्स चुरा के खाने लगेंगे, जगह घेर लेंगे, सनलाइट को आने से रोकेंगे। वो जो पानी जिसे वो पानी जो वो पानी जो मेन क्रॉप को मिलना चाहिए था, वो किस कौन ले लेता है? वो वीड्स ले लेते हैं। इसी वजह से इन्हें हटाना बहुत जरूरी है। अब इन्हें हटाने के भी कुछ तरीके हैं, दो। सबसे पहला तरीका है बाय मैनुअल, मतलब हाथों से हटाया जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं मैनुअल वीडिंग। इन दिस मेथड वीड्स आर इन दिस मेथड वीडिंग इज डन बाय हैंड, मतलब हाथों से एक एक करके हम पौधे को हटा देंगे। जैसा आपको दिख रहा है, आदमी फार्मर कहाँ जाता है? सबसे पहले खेत में जाता है। वो देखता है कि हाँ, जंगली पेड़ पौधे वीड्स उग चुके हैं, तो इन पौधों को एक एक करके खींच के तोड़ देता है। इस प्रोसेस में टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, इसीलिए हर कोई इस प्रोसेस को आसानी से नहीं करता है। प्लस बहुत बड़े खेत में लोगों भी बहुत बड़े खेत में कई सारे मैन पावर भी चाहिए होगी, मतलब कई सारे लोग चाहिए होंगे, तब जाके पूरे खेत के सारे वीड हट पाएंगे। उसी के बाद दूसरा तरीका है वीडीसाइड। वीडीसाइड्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल्स दैट आर यूज टू किल वीड्स। ये वो केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को किल करने के लिए यूज करे जाते हैं। मतलब इन जंगली पेड़ पौधों को मारने के लिए हम एक दवाई छिड़क देते हैं, केमिकल छिड़क देते हैं, जो सिर्फ किसे मारेगा? इन जंगली पेड़ पौधों को मारेगा। ठीक है। अब जब हमने इन जंगली पेड़ पौधों को हटा लिया, तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होता है हार्वेस्टिंग। जब हमारे जब हमारी फसल पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है, तो उसे हम क्या करते हैं? कट करते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये फसल पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी है, तो ये फार्मर्स उसे क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। और जिस इंस्ट्रूमेंट से कट कर रहे हैं, ये क्या वो इंस्ट्रूमेंट, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिकल। अब फसल को कट करने के भी दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, जैसा कि हमेशा रहता है, मैनुअल, हाथों से कट किया जाए, जो कि आपको दिख रहा है इस पिक्चर में। जबकि दूसरा तरीका होता है मैकेनिकल, मतलब किसी मशीन का यूज किया जाए और उससे हम हार्वेस्टिंग करें। और जिस मशीन का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं हार्वेस्टर। वो मशीन खेतों में चलती है और फसल को कट करती हुई चली जाती है।
अब जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, मतलब हम अपनी क्रॉप को कट कर लेते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है? थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द काफ। मतलब ये जो पोर्शन होता है जिसके अंदर बीज अनाज पाया जाता है, तो ये जो इसके ऊपर की जो लेयर होती है, इसको बोलते हैं काफ। तो थ्रेशिंग में क्या होता है? थ्रेशिंग में हम इस पोर्शन में से अनाज को, बीज को क्या करते हैं? अलग करते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम ग्रेन्स को लूज करते हैं। कहां से? खाफ से। ठीक है। ये भी कैसे हो सकता है? इसके भी दो मेथड हैं। पहला तो मैन्युअली किया जाए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैन्युअली ये महिलाएं क्या कर रही हैं? इस फसल को बार बार पीट रही हैं, जिससे इसमें से जितने भी अनाज है, ग्रेन्स है, वो क्या आ जाए? बाहर निकल आए। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी एक और तरीका है। उस तरीके में हम एक मशीन का यूज करते हैं। ठीक है। उस मशीन में हम अनाज डालेंगे, जैसा कि आपको दिख रही है मशीन। ये वो मशीन है जिसे हम थ्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशर। इस मशीन में हम अनाज को डालते हैं, और अनाज को डालने के बाद, मतलब इस पोर्शन को डालेंगे। मतलब कि इस पोर्शन को हम डालेंगे किसमें? इस मशीन के अंदर। और फिर ये इसमें से भूसा अलग कर देगी, और ग्रेन्स जो होंगे वो यहाँ अलग सेपरेट हो जाएंगे। मैं एक बार आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है, इस मशीन में क्या किया जाता है? जो हमारी हार्वेस्ट की हुई जो जो फसल होती है, उसे इस मशीन में डाला जाता है। और ये मशीन क्या करती है फिर उसे? और ये मशीन उस फसल में से भूसा अलग करती है, और जैसा कि आपको दिख रहा है, ये अनाज अलग सेपरेट होते हुए आ जाता है। इसे इकट्ठा कर लेते हैं, और इसे इकट्ठा कर लेते हैं और बोरे में बंद करके रख देते हैं। इसे इकट्ठा कर लेते हैं और बैग्स में भर देते हैं। जबकि ये जो भूसा है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये अलग सेपरेट हो जाता है। बाद में इसका अलग यूज किया जाता है जानवरों को खिलाने के लिए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि थ्रेशर किस तरीके से वर्क करता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बच्चों, हम थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं। थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग एक साथ कर सकते हैं, और उस मशीन का नाम होता है कंबाइन। क्या कहते हैं इस मशीन को? कंबाइन कहते हैं। ये मशीन फसल साथ के साथ कट भी करती है, और साथ के साथ इसमें क्या होता है? ये मशीन उसमें से भूसा अलग करती है और अनाज अलग इकट्ठा करके रखती है। मैं आपको एक वीडियो में उसे भी दिखा देता हूं कि वो कैसे वर्क करती है। तो बच्चों, देखिए किस तरीके से ये कंबाइन मशीन जो होती है। तो बच्चों, देखिए किस तरीके से कंबाइन मशीन वर्क करती है। ये यहाँ पे धीरे धीरे हमारी क्रॉप को कट करती हुई जाती है, और उसको कट करने के बाद अपने ही अंदर क्या कर लेती है? उसमें से ग्रेन्स अलग कर लेती है और अपने पास स्टोर कर लेती है। बाद में ग्रेन्स वो दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती है। जैसा कि आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे ये जो ग्रेन्स उस मशीन के अंदर स्टोर थे, वो क्या किए जा रहे हैं? बाहर ट्रांसफर कर दिए जा। अब समझते हैं हम लोग विनोइंग के बारे में कि ये विनोइंग क्या है।
Winnowing is the process of separation of grain seeds from the chaff यूजिंग द हेल्प ऑफ विंड। मतलब अगर विंड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो एक सूप में, यस, इसे इंग्लिश में भी सूप कहते हैं, तो इस सूप में अगर हमारे पास ग्रेन्स और हस्क मिक्स है, ठीक है, दैट मीन्स जो चाफ है वो कूट रखा है, वो मिक्स है, तो उस चाप में से हस्क को अलग करने के लिए या फिर ग्रेन्स को अलग करने के लिए क्या करते हैं, इसे लेफ्ट और राइट में हिलाएंगे। जब हम इसे लेफ्ट राइट में हिलाते हैं तो धीरे धीरे मटेरियल नीचे गिरने लगता है और इसमें से जो लाइट वेटेड मतलब जो भूसा है वो उड़ के आगे की तरफ चला जाता है, जबकि जो ग्रेन्स है वो क्या हो जाता है, नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। तो विनोइंग जो होता है वो हमेशा किसकी वजह से होता है, ड्यू टू दी विंड। ये थ्रेशिंग जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं। अब हम लोग जानते हैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स के बारे में। तो आप सभी को पता है किसान कई महीनों तक वर्क करता है, उसके बाद उसकी फसल रेडी होती है, और जब उसकी फसल प्रॉपरली रेडी हो जाती है तो वो उस चीज को सेलिब्रेट करता है, और यही सेलिब्रेशन धीरे धीरे फेस्टिवल्स में कन्वर्ट हो गया, और अब हम इन फेस्टिवल्स को हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स के नाम में से जानते हैं। इसका कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि बैसाखी, पोंगल, एटसेट्रा। मैं चाहता हूं आप सभी स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसके अलावा और कौन से हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब जब हमने ग्रेन्स को अलग कर लिया तो अब हमारा काम क्या है, अब हमें करना है उन्हें स्टोर, मतलब उन्हें स्टोर करके रखना है। और वो कैसे होगा उसके बारे में जानते हैं। द ग्रेन्स हैव टू बी स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस दैट डज नॉट हैव अ रोडेंट और फंगल इन्फेस्टेशन। इसका मतलब क्या है, अनाज को ऐसी जगह स्टोर किया जाएगा जो कैसी होगी, ड्राई होगी, सूखी होगी, मतलब वहां पे मॉइस्चर नहीं होगा, प्लस वहां पे और क्या नहीं होगा, रोडेंट्स। रोडेंट वो इंसेक्ट्स या वो एनिमल्स होते हैं जो अनाज को क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे गेहूं में क्या लग जाती है, घुन। इसी तरीके से आपने रेट्स को देखा होगा, चूहे जो होते हैं वो भी अनाज को खा जाते हैं, तो ये भी क्या कहलाते हैं, चूहे, रोडेंट कहलाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि अगर किसी भी ग्रेन के ऊपर क्या गिर जाए, पानी गिर जाए, तो उसमें फंगस लग जाती है। तो हमें ऐसा प्लेस लेना है जो ड्राई हो, जिससे क्या ना लगे, वहां पे फंगल इन्फेक्शन ना हो। आप सभी ने देखा होगा ब्रेड अगर गीली हो या रोटी अगर गीली रह जाए तो उस पर फंगल लग जाता है। अब ये सारे ग्रेन्स रखे कहाँ जाएंगे, तो उन्हें हम स्टोर करके रखते हैं ग्रेनरीज में। ग्रेनरीज क्या होती हैं, ग्रेनरीज ऐसे एरिया होते हैं जो ढके होते हैं। ढके होने का मतलब होता है जिसके ऊपर छत होगी, जिससे बारिश अगर गिरे तो बारिश से ये जो अनाज नीचे रखा है वो ना भीगे, ठीक है, प्लस उसके अंदर एयर का मूवमेंट हो जिससे हवा आर पार होती रहे और हमारे अनाज खराब ना हो। अब हम ऐसे ही अपने ग्रेन्स को स्टोर तो करेंगे नहीं, कुछ प्रोसेस होगा, तो यस, सबसे पहले क्या किया जाता है, ग्रेन्स को ड्राई किया जाता है, उन्हें सुखाया जाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि ग्रेन्स को सड़कों पे या फिर बहुत बड़े एरिया में क्या कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, जिससे वो धूप में रखे रखे सूख जाए। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर से जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, और जब मॉइस्चर ही नहीं होगा तो उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे, दैट मीन्स वो कभी सड़ेंगे नहीं। अब जितने भी स्टोरेज कंटेनर होते हैं जहां पे भी हम अपने अनाज को स्टोर करके रखेंगे, उन्हें मेंटेन भी किया जाता है, मतलब उनकी देखभाल भी करी जाती है। वो कैसे होती है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो गनी बैग्स होते हैं, मतलब जो बोरे होते हैं, या फिर अर्थन पॉट्स, मतलब मिट्टी के बने हुए जो मटके या फिर और कोई चीज जो मिट्टी की जिसमें अनाज भर के रखा जाता है, शुड नॉट बी यूज रिपीटेडली, मतलब उनका बार बार यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप एक ही बैग को या एक ही मटके को बार बार यूज करेंगे तो उसके अंदर कीड़े लगने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो इट शुड ऑलवेज बी न्यू, वो हमेशा न्यू होना चाहिए, और उसके अंदर क्रैक्स नहीं होने चाहिए। क्यों, क्योंकि लेट से अगर एक ये मिट्टी का बर्तन है जिसके अंदर एक क्रैक है,
तो हो सकता है इस क्रैक के थ्रू चींटी या कोई और कीड़ा अंदर चला जाए या पानी चला जाए, जिससे हमारा अंदर रखा हुआ जितना भी अनाज है वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। सो by doing this, microorganism will not grow and seeds can be saved for a longer period of time. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, गोडाउन्स एटसेट्रा शुड बी स्प्रेड विद फ्यूमिगेंट्स। मतलब गोडाउन्स में स्प्रे करना चाहिए किस चीज का, फ्यूमिगेंट्स का। ये फ्यूमिगेंट्स क्या होता है, फ्यूमिगेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करते हैं। मतलब जैसे कि ये गोडाउन है और इस गोडाउन के अंदर हमें क्या रखना है, अपना अनाज रखना है। तो अनाज रखने से पहले इस पूरे गोडाउन में स्प्रे करी जाएगी, जिससे अंदर जितने भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगस, बाकी कोई और चीज है, तो वो क्या हो जाए, किल हो जाए, मर जाए। अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और इस दौरान जो गवर्नमेंट है वो हर एरिया में जा जाके क्या करती है, स्प्रे करती है। क्यों करती है, जिससे वहां अगर वायरस हो तो वो क्या हो जाए, किल हो जाए, मर जाए। अनाज स्टोर करने के अपने फायदे हैं। अब हम उन एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं जो हम अनाज को स्टोर करके पाते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है, फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड। मतलब जो फूड है वो कभी भी स्पॉइल नहीं होगा या आसानी से खराब नहीं होगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा ये जो समय चल रहा है इस टाइम क्या होता है, इस टाइम आलू होते हैं और आलू इतने सारे फार्मर्स करते हैं कि उन्हें स्टोर करना पड़ता है। अगर स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सारे जो पोटैटोज हैं वो स्पॉइल होने लगेंगे, सड़ने लगेंगे। तो उन्हें कहाँ स्टोर किया जाता है, वेरी गुड, कहाँ, कोल्ड स्टोर में स्टोर करते हैं। सेकंड पॉइंट है, इट इज हेल्पफुल इन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होल ईयर। मतलब अगर हम अनाज को स्टोर करके रखेंगे तो ये अनाज जैसे कि फ्रूट्स, ग्रेन्स और वेजिटेबल पूरी साल चलेंगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आज के टाइम में मोस्टली सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल आपको राउंड द ईयर मिल जाएंगे, मतलब पूरी साल मिलते हैं। तो वो कैसे, क्योंकि उन्हें स्टोर करके रखा जाता है। आप लोगों ने अपने घर पे देखा होगा ये समय गेहूं का भी है और हर घर पे गेहूं आते हैं और इन गेहूं को क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, और जिससे धीरे 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 इन गेहूं को पिसवाया जाएगा और उसके थ्रू आटे को यूज करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन मेंटेनेंस ऑफ इमरजेंसी स्टॉक ड्यूरिंग फ्लड। मतलब अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी आती है, नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे कि इस समय कोरोना वायरस आया हुआ है, तो उस टाइम पे ये जो स्टोर किया हुआ फूड है या जो स्टोर किया हुआ ग्रेन है वो क्या होगा, इमरजेंसी के दौरान यूज में आएगा। जैसे आज के टाइम में गवर्नमेंट हर गरीब आदमी को अनाज फ्री में दे रही है, तो वो कैसे दे पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा फूड को स्टोर करके रखती है अपने पास। अब ये सारी चीजें जो हैं वो स्टोर कहाँ करी जाएंगी, तो स्टोर करने के भी दो जगह होती हैं। सबसे पहली होती है ड्राई स्टोरेज, मतलब ऐसी जगह जो क्या हो, ड्राई हो। ठीक है, जहां पे मॉइस्चर ना हो। टेम्परेचर से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है मॉइस्चर से। तो ऐसी जगह किसे स्टोर किया जाता है, अनाज को, ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है ऐसी जगह। जैसे एग्जाम्पल में राइस, इसके अलावा वीट, इसके अलावा बार्ले। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें ठंडे एनवायरनमेंट में, कोल्ड जगह रखना होता है। तो उसमें कौन कौन सी चीज आती है, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जितने भी फल और वेजिटेबल सब्जियां होती हैं वो हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में। यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर शुड बी लो, मतलब ये एरिया बहुत ठंडा होना चाहिए। जैसे कि आप सभी ने डेयरी पे देखा होगा कि डेयरी में आपको क्या मिलेगी, मटर मिलती है। और वो मटर आपको साल भर मिलती है। क्यों मिल पाती है, क्योंकि उसे कोल्ड में, ठंडे में बर्फ की तरह जमा के रखा हुआ जाता है। कुछ लोग होते हैं जो अनाज को इस तरीके के बड़े बड़े कंटेनर्स में भर के रखते हैं।
इन कंटेनर्स को हम क्या कहते हैं? सिलोज। तो ग्रेनरीज के अलावा भी क्या होता है? सिलोज नाम की चीज होती है, जहां हम अपने अनाज को स्टोर करके रखते हैं। इसके अंदर अनाज भरा रहता है और धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत पड़ती है इसमें से निकाल लिया जाता है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था, एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप नहीं आता, इसके अलावा एक और चीज आती है जिसे हम क्या कहते हैं? एग्जैक्टली, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, फीडिंग and caring of livestock for food and other helpful purposes। मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एनिमल्स को ब्रीड कराते हैं, उनका रिप्रोडक्शन करवाते हैं, उन्हें फीड कराते हैं मतलब खाना देते हैं, उनकी केयर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रोवाइड करेंगे फूड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, या फिर वो हमारे को हेल्प करेंगे बाकी और तरीके से। एग्जाम्पल, वो खेत जोतने में हेल्प करेंगे, वो हल चलाने में हेल्प करेंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है एनिमल्स की, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है मिल्च एनिमल्स। एम फॉर मिल्च, एम फॉर मिल्क। तो आपको इससे याद हो जाएगा मिल्च एनिमल्स कौन से होते हैं? मिल्च एनिमल्स वो फीमेल्स होती हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? जो हमें प्रोवाइड करती हैं मिल्क, जो मिल्क प्रोवाइड करती हैं। एग्जाम्पल में जैसे काउ, बुफेलो। इसके अलावा इन्हीं सभी के मेल वर्जन जो होता है उन्हें हम कहते हैं ड्रॉट एनिमल्स। तो ड्रॉट एनिमल्स क्या हैं? वो एनिमल्स जो हमारे को यूज में आते हैं फॉर वर्क, काम में। जैसे बफेलो, जो बैल होता है वो किस में काम आता है? खेती में। इसी तरीके से कैमल रेगिस्तान में ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है। हॉर्स तांगा खींचने के लिए काम आता है। तो ये सभी मोस्टली क्या होते हैं? सब मेल होते हैं जिनका यूज हम वर्क करने के लिए करते हैं। इसके अलावा भी कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि मीट एंड एग गिविंग एनिमल्स। ये कौन से एनिमल हैं? ये वो एनिमल्स हैं जो हमें मीट प्रोवाइड करते हैं और एग प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिग। पिग का जो मीट होता है उसे हम पॉर्क कहते हैं और इसका भी काफी यूज किया जाता है। ऐसे ही कैटल, कैटल्स में जो गाय भैंस होती है इनका भी मीट खाया जाता है। और जैसे कि हैन, हैन हमें क्या प्रोवाइड करती है? हैन हमें एग प्रोवाइड करती है। तो ये सभी एनिमल भी अलग से आते हैं। इसके अलावा भी एनिमल हस्बेंड्री में और भी चीज होती है जैसे कि फिशेस। हम फिश की भी खेती करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर कहते हैं। इसी तरीके से हम कुकून की खेती करते हैं फॉर सिल्क, तो उसे हम क्या बोलते थे? वेरी गुड, सेरीकल्चर। इसी तरीके से हम हनी बी की खेती करते हैं और उसे क्या बोलते हैं? बी कीपिंग। ये भी और चीजें होती हैं जो एनिमल हस्बेंड्री में आती हैं और आप इसे याद रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा इस लेक्चर से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इरिगेशन रोटेटिंग नोजल्स आर यूज्ड। तो ABCD में से कौन सा मेथड है इरिगेशन का जिसमें रोटेटिंग नोजल्स का यूज किया जाता है? आई होप आप सभी ने गैस कर लिया होगा, वो होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स बाय ह्यूमन फॉर प्रॉफिट इज नोन एज। तो एनिमल्स का मैनेजमेंट और उनका केयर करना बाय ह्यूमंस फॉर देयर प्रॉफिट, अपने फायदे के लिए, वो क्या कहलाता है इन सब में से? वेरी गुड, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं हम उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड। तो वो प्रोसेस जिसमें हम ग्रेन को स्काफ से अलग करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं थ्रेशिंग। देखिए, विनोइंग से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विनोइंग तब आंसर लगाएंगे जब इसमें लिखा हो विद द हेल्प ऑफ एयर। अगर एयर का नाम लेगा तो विनोइंग होगा, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? थ्रेशिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग। तो जो जंगली पेड़ पौधे जो वीड्स होते हैं उन्हें हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं? हम इनमें से किस चीज का यूज करेंगे?
यस, वीडीसाइड्स का। वीडीसाइड्स केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को किल करने के लिए यूज करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स लाइक हॉर्स, डोंकी दैट कैरीज लोड, मतलब वो एनिमल जो लोड कैरी करते हैं, मतलब वर्क में हेल्प करते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या कहते थे? वेरी गुड, डी, ड्रॉट एनिमल्स। नेक्स्ट है, रेजिंग ऑफ फिश इन इनलैंड वाटर्स एंड कोस्टल वाटर्स, मतलब हम फिश की खेती अगर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मैंने अभी आप सभी को बताया था, उसे कहते हैं हम लोग पिसीकल्चर। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है सो प्लीज हिट द लाइक बटन और अपने सभी फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है हेड स्टार्ट अस और आपको हेड स्टार्ट एजुकेशन का फेसबुक पेज दिख जाएगा। थैंक यू एवरीवन।